गुड इवनिंग। बोला भाई, आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी? यस सर। वेरी गुड, एक सेकंड ना। जरा- ये वाला सही। हित भी आवाज आ रही बेटा? ठीक है, बाकी लोग आ जाए फिर करते हैं चालू। तो बीएनसी एक बच रहा था, छोटी सी बात है। कंप्लीट कर लेते हैं। राइट। आप लोगों का मेरे ख्याल से कल या परसों में आप लोगों का ये भी आ जाएगा असाइनमेंट। मैंने एक दिन होल्ड करने को बोला था क्योंकि ये पढ़ा लूं तो फिर एक साथ ही कर लेना। हम्म। चलो भाई, स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? ठीक है, सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 मिनट रुकता हूँ फिर चालू कर देता हूँ। आई होप लास्ट सेशन पूरी तरीके से समझ पड़ा था, है ना? समझा था पूरे तरीके से लास्ट सेशन। आ जाओ। ठीक है भाई। तो लास्ट सेशन में हमने मेजरमेंट पढ़ लिया था, अब हमको बात करनी है ब्यूएंसी की। देखो यार, ये हमारा स्टैटिक्स का आखिरी चीज है। केमिकल मैकेनिकल में कॉमन पार्ट है। मैकेनिकल वालों जितने भी हैं आप लोगों को मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो स्टैटिक्स का पार्ट होता है अलग से पढ़ाऊंगा। केमिकल के वो सिलेबस में नहीं है, तो सीधा सीधा इस पे आ रहे हैं ब्यूएंसी। देखो, इसका फंडा बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यो। ब्यो का क्या मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में, है ना? तो ब्यो का इंग्लिश भाषा में मतलब होता है टू लिफ्ट अप। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू लिफ्ट अप। टू लिफ्ट अप। और एजेंसी का क्या मतलब होता है? किसी चीज की टेंडेंसी। तो ब्यूएंसी का मतलब क्या है कि किसी चीज के लिफ्ट अप होने की टेंडेंसी को हम ब्यूएंसी कहते हैं। देखिए, इस चीज को आप कई तरीके से सोच सकते हो, देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कोई अगर वाटर पार्क गया हो, है ना, या नदी में डुबकी उबकी लगाते हो। जैसे मैं हरिद्वार से हूँ तो मतलब लुड़की में बहुत समय रहा, तो हरिद्वार में नदी में डुबकी बहुत मारी है मैंने। तो क्या होता है, कभी भी आप पानी में डुबकी मारो तो आप ऊपर की तरफ आते हो, है ना? होता है कि नहीं होता है? जैसे आप वाटर पार्क कभी जाओ तो उसमें वो फिसलने वाला होता है, जाके सीधे पानी में लैंड करता है आदमी। राइट। तो उसमें आप देखो कि पानी में लैंड करके आप ऊपर की तरफ आ जाते हो। ठीक है, तो जब भी कोई सॉलिड बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या फ्लूइड में इमर्स होता है तो उसकी टेंडेंसी, फ्लूइड की टेंडेंसी क्या होती है कि फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ भेजने की यानी लिफ्ट अप करने की कोशिश करता है। गेटिंग माय पॉइंट? इस चीज को आप एक तरीके से और सोच सकते हो, जैसे कभी भी आप पानी वगैरह को, मतलब कभी भी आप पानी में पैर डाल के बैठो, है ना? कई लोग ऐसा पानी में पैर डाल करके बैठते हैं। तो क्या होता है, पानी में पैर डाल करके बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पैर हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है ना? तो पानी में पैर डालने से पैर हल्का नहीं हो जाता, बस आपको क्या होता है, ब्यूएंट फोर्स एक्ट करती है। ब्यूएंट फोर्स एक्ट करने की वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है
हाँ भाई सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि भाई किसी भी लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप डुबाओ, तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करने की कोशिश करता है, ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इस चीज की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से हुई। देखो, मानिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं एक स्प्रिंग बैलेंस से उठाऊं, है ना, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? किसी चीज के वेट को नापने का काम करता है। तो जब मैंने इसको स्प्रिंग बैलेंस से उठाया और ये एयर में था, तो इसका मान लीजिए कि कुछ रीडिंग आया, लेट्स से दैट रीडिंग इज S1, है ना। क्या रीडिंग आया? रीडिंग S1 आया, है ना। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में या किसी लिक्विड में नाप, ठीक है, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको किसी लिक्विड में इमर्स करके नापा, ठीक है, किसी लिक्विड में डुबो करके मैंने इसे नापा। तो ये देखा गया कि सर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। आप स्प्रिंग बैलेंस पे किसी चीज को टांग दोगे तो उसका वेट की रीडिंग आई, यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आई, ये देखा गया कि पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वेट कम आ रहा है। इस पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या आ रहा है? पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वेट कम आ रहा है। तो इस बात को इस प्रकार से देखा गया कि जब भी किसी लिक्विड को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उसके अंदर एक अपेरेंट लॉस ऑफ वेट होता है। अपेरेंट क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को पानी से बाहर निकाला, जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को पानी से बाहर निकाला, तो पानी से बाहर निकाला तो क्या हो गया? फिर वापस जो पुराना वेट था वो आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ओके। तो हम क्या कहते हैं कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसमें एक अपेरेंट लॉस ऑफ वेट होता है। ठीक है, इस टेंडेंसी को या इस फिनोमिने को ही आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ, देखिए जरा। अब जरा इस बात को थोड़ा सा और समझाता हूँ। सबसे पहले ये लिख लीजिए, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, so whenever a body is immersed in a fluid, there is an apparent loss of weight, and it is subjected to a force which tries to buoy it up, है ना। buoy मतलब lift up, ठीक है। This force is called buoyancy force। अब सोचो कि आपने जब इसको एयर में रखा तो इसका कुछ वेट था W, है ना। अब आपने देखा कि जब हमने इसको लिक्विड में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो वेट की रीडिंग कम हो गई। तो वेट की रीडिंग कम हो गई यानी इसमें से कुछ माइनस हो गया, है ना। अब सिंपल मैकेनिक्स की बात क्या है कि वेट तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। वेट तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। अब वेट है जो वेट है। एक मिनट, एक मिनट भाई। भाई ये अटेंडेंस लगा देना यार, जरा। एक फॉर्म मैंने चैट पे शेयर किया है, अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, इस पे अटेंडेंस लगा देना अभी। ओके। तो भाई जब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस को पानी में रीडिंग देखी तो वेट कुछ कम हुआ। तो वेट कुछ कम हुआ है मतलब कुछ माइनस हुआ है। अब डब्ल्यू तो हमेशा ऊपर से नीचे लगता है। डब्ल्यू ऊपर से नीचे लगता है तो ब्यूएंट फोर्स क्या होती है? ब्यूएंट फोर्स नीचे से ऊपर लगेगी। दूसरी फोर्स में दूसरी फोर्स माइनस हो रही है। तो अगर एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स में माइनस क्या होगा? अपवर्ड फोर्स माइनस होगी। इसीलिए इसको ब्यूएंसी फोर्स कहते हैं, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है? इसको लिफ्ट अप करने की टेंडेंसी होती है। इसको क्या करने की टेंडेंसी होती है? लिफ्ट अप करने की होती है। और इस प्रिंसिपल को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रिंसिपल को हम आर्कमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्कमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठा है कि सर ये ब्यूएंट फोर्स होती कितनी है? मेरी बात को समझना। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने किसी लिक्विड में क्या कर दिया? इमर्स कर दिया। फुली या पार्शली इमर्स किया, कैसा भी इमर्स कर दिया। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये फ्लूइड है, ठीक है। तो ब्यूएंट फोर्स होगी कितनी? ये होगी, इट विल बी इक्वल टू
द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना भी आप फ्लूइड को डिस्प्लेस करोगे, जितना भी आप फ्लूइड का डिस्प्लेस करोगे, ये ब्यूएंसी फोर्स उसी के बराबर होगी। ठीक है। ध्यान रखने की बात क्या है कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस क्या है? फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस आप निकाल रहे हो, तो कितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ। अब सोचो कि इस ऑब्जेक्ट ने, भैया इस ऑब्जेक्ट ने, जैसे मान लो मैंने अपना पैर पानी में डाल दिया, तो कितना पानी का वेट डिस्प्लेस हुआ? तो पानी का उतना वेट डिस्प्लेस हुआ जितना उसका वॉल्यूम का वेट डिस्प्लेस हुआ है। तो ये ब्यूएंट फोर्स क्या होती है? देखो, पहली बात तो फ्लूइड, तो यहाँ डेंसिटी किसकी यूज करोगे? फ्लूइड की यूज करोगे। जी तो दुनिया का एक ही है। और वी, ये वी ऐसा काट दिया तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इमर्स्ड पोर्शन। तो जो हमारा डूबा हुआ हिस्सा है वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? जो हम डूबा हुआ हिस्सा है वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? ठीक है। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, उस वॉल्यूम का वेट निकाल करके आप कह सकते हो कि सर ये फोर्स हमारी ब्यूएंसी फोर्स। क्लियर है? अब कोई भी फोर्स एक्ट करती है तो किसी पॉइंट पे एक्ट करती है। जैसे किसी बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करता है? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। उसी तरीके से ये जो ब्यूएंसी फोर्स होती है ये कहाँ एक्ट करती है? ब्यूएंसी फोर्स कहाँ एक्ट करती है? सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे। सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी क्या होता है? इट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंट्रॉइड को आप सेंटर ऑफ ब्यूएंसी कहते हो। अब मेरी बात को समझना। देखो, कभी भी कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही हो, क्या कर रही हो? कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही हो, तो सोचो, मान लो पानी है ना, पानी में कोई बॉडी आपकी फ्लोट कर रही है, जैसे शिप है या कोई कंटेनर है, कुछ भी है। अगर ये फ्लोट कर रही है तो फ्लोट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका वजन है, भाई इसके ऊपर दो फोर्सेस है। एक तो इसका वेट है जो ऊपर से नीचे की तरफ ही हमेशा एक्ट करता है, दूसरा क्या है? एक ब्यूएंसी फोर्स है। अब अगर ये फ्लोट कर रही है तो इसका क्या मतलब, ये समझा जाए कि जो वेट है और जो ब्यूएंसी फोर्स है वो बराबर है। लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था भैया? बोलिए, फोर्स बैलेंस सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सरफेस टेंशन हो, कैपिलैरिटी हो, है ना, सब में क्या है? फोर्स बैलेंस है। वैसे ही ब्यूएंसी में भी क्या है? फोर्स बैलेंस है। क्या क्या फोर्स बैलेंस हो जाती है इसमें? फोर्स क्या बैलेंस होती है कि ऊपर से नीचे लगने वाला वेट और नीचे से ऊपर लगने वाला ब्यूएंसी फोर्स, ये बराबर हो जाता है। ठीक है। अब इसको आपको इक्वेट कर देना है। तो वेट कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ बॉडी। वेट क्या है? वेट है आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी है, इंटू जी है, इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। ठीक है। अरे यार, इसी तरीके से एस बी क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी और वॉल्यूम डिस्प्ले, है ना, जैसे
हाँ भाई। तो जब ब्यूएंसी फोर्स निकालेंगे तो डेंसिटी फ्लूइड की यूज करेंगे, बॉडी का वेट निकालेंगे तो डेंसिटी बॉडी की यूज करेंगे। एक आध क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। आइए, चलो जरा एक क्वेश्चन ये बनाओ। बनाइए, ऐसे बनाइए। और अटेंडेंस भी लगाता हूँ भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बेंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विथ एंड डेप्थ। तो देखो, हमेशा एक जहाज की तरीके से देखा, जैसे ये मेरा चश्मे का डिब्बा है, सोचो ये जहाज है। तो जहाज को आप सामने से देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? जहाज को आप सामने से देख रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो जहाज को सामने से देख रहे हो तो उसकी विड्थ आपको दिखेगी। ठीक है, ये विड्थ होती है, ये डेप्थ होती है। राइट। और लेंथ कहाँ जाती है? लेंथ जाती है बोर्ड के अंदर, यानी स्क्रीन के अंदर। ये कौन सा व्यू है? ये प्लान व्यू, टॉप व्यू है। समझ रहे हो? अब बोलते हैं कि डेप्थ इतना है, द डेंसिटी एंड लेंथ। तो ये क्या कर रहा है? ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी निकालना है, डेप्थ इतनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है। व्हेन इट फ्लोट, तो भाई फ्लोट कर रहा है मतलब इसका पूरा हिस्सा। अब जैसे शिप होगी, हमेशा शिप से कंपेयर करना, जहाज। तो जहाज डूबा हुआ मत मान लेना, जहाज तैरता हुआ मानोगे। तो तैरता हुआ जब आप जहाज देखोगे, जहाज का कुछ डेप्थ जो है वो आपकी इमर्स्ड है। तो ये मान लीजिए क्या है, ये एक्स है। ठीक है, तो क्या करो? फ्लोट कर रहा है तो डब्ल्यू और ब्यूएंसी फोर्स बराबर हो गई। तो क्या है? वेट ऑफ द बॉडी जी, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ब्यूएंसी फोर्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो बॉडी की डेंसिटी हमको कितनी दी है? 650 दी है। जी कितना है? जी जी तो काट ही दो यहाँ पे। इसका टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम दिया है विथ इंटू डेप्थ इंटू लेंथ, है ना। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी दी है? क्या है? पानी है, तो पानी का 1000 हुआ। अब कितना वॉल्यूम इसमें डिस्प्लेस्ड है? तो देखो, विथ कितनी है? विथ है 2.5, है ना। डेप्थ कितनी इमर्स्ड है? एक्स डेप्थ इमर्स्ड है ना। और लेंथ क्या है? लेंथ तो 6 ही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आपका एक्स निकलेगा। बताइए एक्स कितना आ रहा है? यहां से आपका एक्स निकल जाएगा। राइट, तो यहां से आप एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.975 आ जाएगा। एक्स आ जाएगा 0.975 मीटर। अभी सेंटर ऑफ ब्यूएंसी क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ ब्यूएंसी क्या आ जाएगा? x/2, यानी 0.975/2, ये सेंटर ऑफ ब्यूएंसी हो गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड कितना है? 2.5, है ना। एक्स एक्स यानी 0.975 इंटू 6, ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए। इसको खुद से करिएगा। करिए, बनाइए।
बताइए, आंसर बताइए। ध्रुविल ने आंसर दिया है। अब देखो, बोलता है कि स्टोन है जिसका वेट एयर में कितना है, 392.4 न्यूटन है। वाटर में कितना है? वाटर में कितना है? 196.2 है ना? अब ये बताओ, वाटर में वेट 196.2 है, तो ये कहाँ से आ रहा है सर? एयर में से ब्यूएंसी फोर्स माइनस कर लो, है ना? जैसे हमने पीछे जिस एग्जांपल से देखा था, एयर में होता है वेट ज्यादा होता है, पानी में डाल देते हो वेट कम हो जाता है, वापस एयर में आता है तो फिर वेट बढ़ जाता है। क्यों सर? जब आप पानी में डालते हो तो पानी एक ब्यूएंसी फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। सॉरी। तो भाई अब इसमें एयर में वेट कितना है? 392.4। ब्यूएंसी फोर्स कितनी है? वाटर में दो पाया तो ब्यूएंसी फोर्स कितनी है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? तो पूरा का पूरा स्टोन ही डूबा हुआ है, तो पूरा का पूरा स्टोन ही डूबा हुआ है, तो पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी पूरा स्टोन का ही वॉल्यूम हो गया, और ये हो गया 196.2। तो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए। यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा, है ना? कितना आ रहा है ये वॉल्यूम? यहाँ से आप निकालें तो 0.02 मीटर क्यूब आ रहा है। दूसरा क्या पूछा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी स्टोन की। तो वॉल्यूम स्टोन का मिल गया, स्टोन का वेट आपके पास है 392.4, इंटू इज इक्वल टू डेंसिटी, है ना, किसकी? स्टोन की। जी होता है 9.81 और वॉल्यूम आपने निकाल लिया है 0.02, तो स्टोन की डेंसिटी यहाँ से निकल जाएगी। कितनी आ रही है स्टोन की डेंसिटी? यहाँ से 2000 आ रही, राइट? स्टोन की डेंसिटी आ गई 2000 kg/मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सर? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 1000, ये हो गया 2। क्लियर है? अरे बोलो ना भाई, समझ में आया? तो ब्यूएंसी में क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ फोर्स बैलेंस करना होता है। क्लियर है? बोलो। अब सोचो। अरे
पहले बोलो ना यार, बढ़े आगे कि नहीं? बढ़े हैं? चलो, एक क्वेश्चन ये देखो। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट ये देखो। तो घूम गया। हाँ, देखो। अब मान लो कोई बॉडी ऐसी है जो किसी दो लिक्विड के इंटरफेस पे है। भाई, एक मान लीजिए जैसे ये बॉडी है, इसका कुछ हिस्सा ऊपर वाला फ्लूइड रो वन डेंसिटी पे है, कुछ हिस्सा नीचे वाले फ्लूइड में इमर्स्ड है ना? तो इसमें ब्यूएंट फोर्स कितनी आएगी? इसमें ब्यूएंट फोर्स दोनों लगाएगी। ऊपर का हिस्सा भी लगाएगा, नीचे का हिस्सा भी लगाएगा। ऊपर का हिस्सा कितना लगाएगा? जितना ऊपर का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। नीचे का हिस्सा कितना लगाएगा? जितना नीचे का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर है? बोलो। क्लियर है? बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन करेंगे। बनाओ, इसे बनाओ।
हाँ भाई, क्या बना? तो एक ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, बोलता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉडी which floats at the interface of mercury of specific gravity, इतना वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर में कुछ है और इसमें है, तो मरकरी नीचे होगा। मरकरी में मानो V1 है, इसमें V2 है ना? या सीधा सीधा इसको ऐसा कर लो भाई, यहां से यहां तक वाटर है, सोचो यहां से यहां तक वाटर है, तो 40% ऑफ इस मरकरी में है, तो 40% मरकरी में है। तो अगर टोटल वॉल्यूम V है तो 40% मरकरी में, यानी 0.4 V मरकरी में है, और 0.6 V आपका वाटर में है ना? अभी बोलता है डेंसिटी निकालो, तो डेंसिटी क्या है? अब ये फ्लोट कर रहा है, तो वेट इज इक्वल टू ब्यूएंसी फोर्स। अब भैया जो ब्यूएंसी फोर्स आएगी, कुछ मरकरी लगाएगा, कुछ वाटर लगाएगा, है ना? टोटल वेट इसका कितना है भाई? डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, भाई टोटल वॉल्यूम। अभी मरकरी में कितना हिस्सा डूबा है, तो मरकरी की डेंसिटी इंटू जी, मरकरी में कितना वॉल्यूम है? 0.4 V वॉल्यूम है, प्लस डेंसिटी मतलब वाटर का ब्यूएंसी फोर्स, तो वाटर का ब्यूएंसी फोर्स क्या है? वाटर की डेंसिटी इंटू जी इंटू वाटर में क्या हिस्सा है? ये है 0.6 गेटिंग माई पॉइंट? तो जी उड़ाओ, जी उड़ाओ, जी उड़ाओ, क्या बचा? डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी है? 13,600 इंटू 10⁻³ भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो 13,600 लिख लेते हैं डायरेक्ट, वो भी चलता। इंटू 0.4 प्लस वाटर का कितना है? 1,000 इंटू 0.6 अब देखो वी सारा गायब हो गया, वी काटो, वी काटो, वी काटो, अब यहां से डेंसिटी ऑफ मरकरी निकल गई कि नहीं निकल गई? बोलिए कितना आ गया? 6,040 आ गया, 6,040 kg/मीटर क्यूब। बताइए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अरे बोलो ना यार। अरे आ भी रहा है समझ में? हाँ या ना? यस सर। चलो वेरी गुड। चलिए अभी इसके ऊपर जो गेट के क्वेश्चन है ना, वो मैंने असाइनमेंट में डलवा दिए हैं, तो असाइनमेंट में करना। आइए थोड़ी सी एक बात समझिए। अब आती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। छोटा सा ही टॉपिक होता है बुयांसी। देखो भैया, तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है? अब फुली सबमर्ज बॉडी और पार्शियली सबमर्ज बॉडी। फुली सबमर्ज बॉडी मतलब क्या है जी? कि पूरा का पूरा डूब गया, है ना? और पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा जो है इसका पानी के ऊपर है। राइट? क्लियर है? तो फुली सबमर्ज बॉडी या पार्शियली सबमर्ज बॉडी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब क्या है? देखो कौन सी चीज स्टेबल है, जैसे ये देखो, अगर इस तरीके का आपका कोई प्लेटफॉर्म है या कोई जगह है, यहाँ पे एक बॉल रखी है, आपने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ रख दिया। अब ये जब बताओ, इसको आपने अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज करके इसकी नई पोजीशन पे ले आए, तो क्या ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसको ही स्टेबल बोलते हैं। कोई भी अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, उसे क्या बोला जाता है? स्टेबल बोला जाता है। अनस्टेबल क्या है? अनस्टेबल कुछ ऐसा मामला है, अनस्टेबल कुछ ऐसा मामला है, अगर इस तरीके का सरफेस है, आपने थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो ये डिस्टर्ब होते 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 और जाके गिर जाएगा। और न्यूट्रल क्या है? फ्लैट, मतलब आपने नई पोजीशन पे लेकर के गए तो वहीं रह गया, ना आगे गया ना पीछे आया, इसको आप न्यूट्रल बोलते हो। ठीक है? तो जब हम ब्यूएंसी में बात करते हैं तो ये तीन की बात करते हैं। अब फुली सबमर्ज बॉडी में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? फुली सबमर्ज बॉडी। तो इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप सबने अपने जीवन में ये खिलौना जरूर देखा होगा। देखा है क्या? इसको बोलते हैं हिट मी नॉट, है ना? खिलौनों की दुकान पे जाकर के देखो, अगर आप इसको एक किक मारो तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो, है कि नहीं है? होता है ऐसा? इसी चीज को स्टेबल बोलते हैं। तो फुली सबमर्ज बॉडी की स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है? देखो अगर आप इस खिलौने को देखोगे तो इसमें नीचे एक वेट रखा होता है, मतलब अगर आप इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और इसने कितना एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया? इतना सारा इसका वॉल्यूम है, तो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी ऊपर होता है। तो फुली सबमर्ज बॉडी में
याद रखिएगा स्टेबिलिटी, कई लोग मेटा सेंटर से कंफ्यूज करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मेटा सेंटर फुली सबमर्ज बॉडी में होता ही नहीं है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो फुली सबमर्ज बॉडी में स्टेबिलिटी कब होती है? जब सेंटर ऑफ ब्यूएंसी जो होती है इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अनस्टेबल कब होता है? जब सेंटर ऑफ ब्यूएंसी इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। और न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रल होता है जब सेंटर ऑफ ब्यूएंसी इज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब सेंटर ऑफ ब्यूएंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। क्लियर होता है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। बोलिए हाँ या ना। डन? बोलिए। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है ना। अब आती है कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, पार्शियली सबमर्ज बॉडी। तो पार्शियली सबमर्ज बॉडी की कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? देखो, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास शिप है। ठीक है, एक हमारे पास शिप है, तो ये उसकी लेंथ है। मेरी बात को जरा समझिए। देखो क्या होता है, पार्शियली सबमर्ज बॉडी में मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? मेटा सेंटर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या मानते हैं भाई, पार्शियली सबमर्ज बॉडी है तो सबसे पहले तो आप कितना ये सबमर्ज्ड है एक्स निकालोगे। कितना सबमर्ज है वो कैसे निकलता है वो आपको पता ही है, अभी हमने एक क्वेश्चन में निकाला है। अब अगर कितना सबमर्ज है ये आपका निकल गया तो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी निकल जाती है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं बीच में रहती ही रहती है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, मेटा सेंटर ऊपर रहता है। ठीक है, हम इनिशियली क्या मान लेते हैं कि मेटा सेंटर ऊपर है। तो स्टेबल कब होता है? स्टेबल के लिए देखो, ये जो जीएम है ये मेटासेंट्रिक हाइट है। आपको ये निकालना पड़ता है। मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं। मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब है एम अबव जी है। अगर एम अबव जी है किसी पार्शियली सबमर्ज बॉडी में तब ये स्टेबल होगी। अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल कब होगा कि जीएम निगेटिव है। तो जीएम निगेटिव है यानी एम बिलो जी है। एम बिलो जी है। और न्यूट्रल कब है? न्यूट्रल कब है? जब जीएम हमारा जीरो है, यानी एम कोइंसाइड विद जी है। एन कोइंसाइड विद जी है। क्लियर है बेटा? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब सवाल उठा कि सर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, अब जीएम का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। देखो, ये है विथ, ये है डेप्थ, है ना। ये है डेप्थ और ये है आपका इसका प्लान व्यू, मतलब टॉप व्यू, जिसमें आपको क्या नजर आती है? जिसमें आपको लेंथ नजर आती है। राइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को ध्यान से सुनना, यहीं पे गलती होने की संभावना होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बाई वी माइनस बीजी। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, आई बाई वी माइनस बीजी। राइट, ये वी क्या है? सबमर्ज। अब बीजी देखो क्या होगा कि सर ये कितना डूबा है, कितना डूबा है। आप एक्स निकालोगे, एक्स से ब्यूएंसी का सेंटर निकल जाएगा। जी है आपके पास, है ना, ये कहीं ऊपर एम है आपके पास।
है ना। अब ये आई बाई वी क्या होता है? अब ये आई बाई वी क्या होता है? ये जो आपका आई है, पहले तो वी क्या है? ये तो आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, ये डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या है? बी इंटू एक्स इंटू एल। ये आपका डिस्प्लेस वॉल्यूम। क्लियर है? बी इंटू एक्स इंटू एल। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब ये आई क्या लेंगे? आई क्या लेंगे? तो मेरी बात को जरा सुनना, मेरे हाथों को देखो। सोचो कि कोई जहाज जा रही है, कोई जहाज जा रही है, तो ये जहाज का दो तरीके का मोशन होता है। एक होता है रोलिंग, ऐसा ऐसा करके, और एक होता है पिचिंग, ऐसा ऐसा करके। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप एक को बताओ, अगर हमारे शिप को डूबना है तो कैसे डूबेगा? ऐसे जा करके ऐसा सीधा डूब जाएगा, या ऐसे ऐसे डूबेगा? तो ऐसे डूबने की संभावना ज्यादा है। रोलिंग में इसको बोलते हैं रोलिंग। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है। तो ये जो आई लेते हो, ये किसके अबाउट लेना होता है? वाई के। इस वर्टिकल, ये जो प्लान वाली एक्सिस है ना, उसके अबाउट। अब एक रेक्टेंगल का जब आप आई किसी एक्सिस के अबाउट लेते हो, तो उसके पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल वाली डायमेंशन को एक बार लिखो। जिस डायमेंशन को वो कट कर रहे हैं उसे तीन बार लिखो, डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? बोलिए हाँ यार। बोलो ना भाई। गेटिंग माई पॉइंट? सर एक बार रिपीट करो ना। रिपीट करता हूँ। जैसे सोचो ये मेरा मोबाइल है, इसको एक शिप की तरह सोचो। अब ये बताओ, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जा करके ऐसे डूब जाएगा क्या डॉल्फिन की तरह? या ऐसे ऐसे करके डूबेगा? बताओ। ऐसे ऐसे करके डूबेगा ना। यस सर। वो रोलिंग बोलते हैं। अब ऐसे ऐसे करके डूबेगा मतलब क्या है? इस एक्सिस के अबाउट आप इसका आई ले रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब आप इस एक्सिस के अबाउट आई ले रहे हो, तो इस एक्सिस के पैरेलल वाली डायमेंशन को एक बार लिखो। इस एक्सिस के पैरेलल की डायमेंशन क्या है? एल है। ठीक है। और जिसको ये काट रहा है उसको आप तीन बार लिखोगे। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि रेक्टेंगल देखते ही ना हमारे को एक बड़ा आदत होती है BD³/12 लेने की। तो यहाँ BD³/12 हमें नहीं लेना होता है। क्लियर है? बोलिए। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये बना लो जरा फटाक से। बनाइए। गेट के सारे क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में डाल लिए। अभी मैं आपको बाकी क्वेश्चन करा देता हूँ। बताओ। करो करो।
बाकी लोग। बना। चलो, सिंपल मामला है ना। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है। पॉन्टून एक प्रकार का शिप होता है, मतलब बेसिकली सामान कैरी करने वाले को शिप को शायद कहते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई बोर्ड के अंदर लेना। ठीक है, स्क्रीन के अंदर ये हो गई लंबाई, लेंथ हो गई। विथ क्या है? 3 मीटर विथ है। राइट। डेप्थ क्या है? डेप्थ बोल लो, हाइट बोल लो, ये 1.2 मीटर है। द डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 0.8। ये बहुत अच्छा लोग हैं, ये देगा नहीं कभी आपको। 0.8 मीटर आपका डेप्थ ऑफ इमर्शन है ना, यानी बी निकालने का जुगाड़ है। अब मेटा सेंटर क्या है? ठीक है, जीएम। जीएम बराबर क्या है? I/V माइनस बीजी। राइट, तो एल की जगह पे, आई की जगह पे क्या रख लो? L/B³/12 रख लो। वी क्या है? वी है आपका L/B × 0.8, है ना। और बीजी कितना है? टोटल है 1.2। तो जी कहाँ पे होगा? नीचे से 0.6 पे होगा। राइट, बी क्या है? 0.8 का आधा है, यानी 0.4 पे होगा। यानी बीजी कितना है? 0.2 है। यहां से मेटासेंट्रिक हाइट आपकी निकल करके आ जाएगी। तो मेटासेंट्रिक हाइट आप निकालोगे यहाँ से तो कितनी आ रही है? 0.1। कितनी आ रही है? ये आ रही है 0.7375 प्लस में। प्लस 0.7375 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव में आई, अगर निगेटिव में आ जाती तो बोलते अनस्टेबल, है ना। और अगर ये जो है जीरो आ जाती तो कह देते हैं न्यूट्रल। बोलो, क्लियर हुआ? रेहाना यार, बताइए। यस सर। ठीक है, अब एक आखिरी चीज है इसमें, एक आखिरी फॉर्मूला अगर कभी पूछे इस चैप्टर का, तो देखो क्या होता है कि मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा हमारा जहाज स्टेबल होता है। लेकिन परेशानी क्या होती है? जितनी ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी उतना टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, ये फॉर्मूला नॉर्मली आज तक गेट में आया नहीं है, लेकिन एक स्टेप हमें आगे ही चलना चाहिए, तो कभी गेट में आ भी सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, जितना ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन उतना कम। यानी देखो, अगर मेटासेंट्रिक बहुत हाइट ज्यादा होगी तो शिप ऐसा चलेगा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे कांपते कांपते। समझ रहे हो? तो मेटासेंट्रिक हाइट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एकदम कर दो, है ना। जितनी जरूरत है उतनी ही मेटासेंट्रिक हाइट रखनी होती है, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज्यादा होती है टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन उतना कम होता है। टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन कम होने का मतलब है कि हमारी शिप इस तरीके से कांपते कांपते आगे बढ़ रही है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। डन। तो ये बेटा था आपका आखिरी टॉपिक ब्यूएंसी का। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। मैं नोट शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से परसों आपके असाइनमेंट आएंगे, कल होली की छुट्टी है। परसों असाइनमेंट में मैंने गेट के सारे क्वेश्चन इसमें डलवा दिए हैं, तो वो कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिलहाल डाउट नहीं होगा, है ना। थोड़ा बेसिक देखो, इसके क्वेश्चन मैंने अभी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। इसके क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग लगा दी,
ठीक है, कोई स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग में टेंशन पूछ लेगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं बहुत आसानी से। फोर्स बैलेंस ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। चैट पे मैंने लिंक डाला हुआ है, एक बार और डाल देता हूँ। देखो, चैट पे एक बार और लिंक डाल देता हूँ, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा देना यार। अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो भी मैम का कॉल आएगा। आपको पता ही है, आप लोग क्लास में नहीं आते तो कॉल आती है आप लोगों को, राइट? तो अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए। मैं आपको लिंक फिर से चैट में अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, लगा दो। ठीक है, चलो, गुड नाइट, है ना। लगा करके फिर मीटिंग से जाना। ठीक है, मैं आपको नोट्स आपके ग्रुप पे भी भेज दे रहा हूँ।